हाँ डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के पीरियोडिक टेबल चैप्टर में अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लॉक्स वगैरह की। आज हम बात करेंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है उनमें पीरियोडिसिटी क्या है। पीरियोडिसिटी मीन्स लेफ्ट टू राइट और अप टू डाउन चलने पे किसी फिजिकल प्रॉपर्टी में, किसी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या वेरिएशन आता है, विच इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। The variation of physical or chemical properties in period left to right and in a group up to down is called periodicity. In properties उसको हम नाम देंगे पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। और जनरल पीरियोडिक लॉ मैंने बता ही रखा है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियोडिक लॉ क्या है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो एक फिक्स ट्रेंड के बाद दोबारा से एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटीज स्टार्ट हो जाती है। उसी को हम नाम दे रहे हैं पीरियोडिसिटी की। लेफ्ट टू राइट चलने पे एक फिक्स ट्रेंड के जस्ट बाद में जो नया एलिमेंट आएगा उसकी फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलरिटीज शो होगी, व्हिच इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस, यानी कि यहां पे हम बात कर रहे हैं एटॉमिक साइज की। एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस किसी एटम का साइज डिपेंड किस पे करता है, आपको मैंने पिछले चैप्टर में बता रखा है। जो एटॉमिक स्ट्रक्चर थी उसमें बताया था कि न्यूक्लियस के सेंटर से, और अगर हम फाइंडिंग पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो एक एटॉमिक केस में एक बहुत बड़ी डिस्टेंस आती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जीरो हो जाती है। इसलिए किसी भी प्रैक्टिकली उससे हम किसी एटम के साइज को एक्सप्रेस नहीं कर सकते या फिर उसकी रेडियस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया उसी के लेवल का, और बहुत बड़े वॉल्यूम में कहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी जीरो है इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी एक्चुअल में जो एटॉमिक रेडियस होती है वो न्यूक्लियस के सेंटर से और आउटर मोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है। यानी कि इट इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड outermost shell of atom which have finding possibility of electron. Which have finding possibility of electron. इलेक्ट्रॉन की जहां पे फाइंडिंग पॉसिबिलिटी होती है आउटरमोस्ट शेल, उसके बीच की डिस्टेंस है न्यूक्लियस के सेंटर। ध्यान देना, न्यूक्लियस से नहीं, न्यूक्लियस से सेंटर और आउटरमोस्ट शेल के बीच की डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं एटॉमिक रेडियस। इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। और प्रैक्टिकली ये डिटरमाइन नहीं हो सकती अकेले एटम में, प्रैक्टिकली हम इस चीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली डिटरमाइन इन आइसोलेट एटम। आइसोलेट एटम के अंदर ये डिटरमाइन नहीं हो पाती, इसलिए हम क्या करते हैं कि फिर एटॉमिक रेडियस को कॉम्बिनेशन के बेस पे, एक एटम का दूसरे एटम के साथ कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के बेस पे हम एटॉमिक रेडियस को एक्सप्लेन करते हैं। और उस एटॉमिक रेडियस को जो एक्सप्लेन करते हैं उसमें हम कोवलेंट टाइप का अगर बॉन्ड बनता है दो एटम्स के बीच में तो कोवलेंट रेडियस, आयनिक टाइप का बॉन्ड बनता है तो आयनिक रेडियस, मेटलिक टाइप का बॉन्ड बनता है तो मेटलिक रेडियस, और अगर बॉन्ड नहीं भी बनता है फिर भी दो एटम एक डिस्टेंस पे प्रेजेंट है तो फिर वैंडरवाल रेडियस से एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि डायरेक्ट हम एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंग या उसकी रेडियस को कैलकुलेट नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कोवलेंट रेडियस की।
कोवलेंट रेडियस और कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बना होगा और दोनों ही सिमिलर एटम होने चाहिए। दोनों ही कैसे एटम होने चाहिए? सिमिलर, तब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। मींस कोवलेंट रेडियस जो होगी वो इस टाइप से होगी कि सपोज करो एक एटम ये है, इसका न्यूक्लियस है ये, दूसरा एटम ये है और ये इसका न्यूक्लियस है। दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रखी है और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसको नाम देंगे बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड कौन सा बना? शेयरिंग से बना है, तो बॉन्ड कौन सा हो गया? कोवलेंट बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बना हुआ है, तो बॉन्ड कौन सा हो गया? कोवलेंट बॉन्ड। तो इस बॉन्ड लेंथ जो बनी हुई है उसके बीच की जो डिस्टेंस है, दो न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, उसका जब हम हाफ कर देते हैं दिस, देन इट इज कोवलेंट रेडियस। आरसी से इसको नोट करूंगा, इस एटम की कोवलेंट रेडियस है। इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है उसकी बॉन्ड लेंथ होती है 74 पिकोमीटर, 0.74 एंगस्ट्रॉम। तो इसका ये तो बॉन्ड लेंथ हो गई। बॉन्ड लेंथ का हमें क्या करना पड़ता है? हाफ। इसका हाफ करेंगे तो ये जो डिस्टेंस आएगी, अगर ये हाइड्रोजन के एटम है तो ये डिस्टेंस जो आ जाएगी वो कोवलेंट रेडियस होगी हाइड्रोजन की, विच इज 0.37 एंगस्ट्रॉम और 37 पिकोमीटर। हाइड्रोजन के केस में ऐसा होगा। किसी भी केस में हम दे सकते हैं दोनों एटम हमें सिमिलर लेने हैं, क्योंकि सिमिलर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी एटम की, उस पर बॉन्ड लेंथ डिपेंड करती है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई डिफरेंस नहीं, उस कंडीशन में ऐसा होगा। तो हम इसको डिफाइन किस टाइप से कर सकते हैं? इस टाइप से कर सकते हैं कि सिमिलर एटम्स के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बना होता है तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ कोवलेंट रेडियस होता है। मींस इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between similar atoms which bonded with कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड होते हैं। सिमिलर एटम्स के बीच में ये हो गया, यानी कि सपोज करो ये एटम ए है आपके पास और ये भी एटम आपने क्या लिया? ए। मींस दोनों हाइड्रोजन यूज किए, दोनों क्लोरीन यूज किए, दोनों ब्रोमीन यूज किए, दोनों आयोडीन यूज किए, दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। देन जो कोवलेंट रेडियस की बात कर रहा हूं, आर सी मींस आर ऑफ ए विच इज इक्वल टू आर ऑफ या फिर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डिवाइड बाय 2। ए और ए के बीच की डिस्टेंस डिवाइड बाय 2 से हम कोवलेंट रेडियस किसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं? ए की एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो कोवलेंट रेडियस है डिपेंड करती है कि दोनों एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज क्या है, उनके ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है, उन चीजों पे डिपेंड करती है। तो इट डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब दो एलिमेंट में कितने बॉन्ड बने हुए, विच इज बॉन्ड ऑर्डर। ये तो बॉन्ड ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिपेंड करेगा। एंड दूसरा और एक बेसिक कैरेक्टर है कि जो बॉन्ड बना है उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कितना परसेंटेज है उस पर भी डिपेंड करेगा। एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर। इन बॉन्ड, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। इसलिए हमने सिमिलर एटम लिए। सिमिलर एटम के केस में सिंगल बॉन्ड बन सकता है, डबल बॉन्ड बन सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बन और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम मींस 154 पिकोमीटर। और कार्बन कार्बन जब डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में कार्बन कार्बन सिमिलर एटम है, बाकी बॉन्ड भी आगे बने हुए होते हैं क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। मैं दोनों के बीच के बॉन्ड की बात कर रहा हूँ। देन इट इज 1.34 एंगस्ट्रॉम 134 पिकोमीटर। यानी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, मींस एटम और पास आ चुके होते हैं। इन केस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड जब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है देन इट इज 1.20 एंगस्ट्रॉम मींस 120 पिकोमीटर। ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और भी कम होगी, यानी सिंगल बॉन्ड के अंदर
लेंथ ज्यादा रहेगी मीन्स दोनों के न्यूक्लियस की डिस्टेंस ज्यादा होगी, और डबल बॉन्ड में और लेंथ कम हो जाएगी, ट्रिपल बॉन्ड में और भी कम हो जाएगी। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखें तो बॉन्ड ऑर्डर होता है, जो मैंने यहाँ पे रिप्लेस किया है, बॉन्ड ऑर्डर होता है दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड बने हुए हैं। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 हो गया, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ साथ लेंथ कम हो जाएगी। अब लेंथ कम हो जाएगी तो एटॉमिक रेडियस भी कम हो जाएगी। कौन सी रेडियस? कोवेलेंट टाइप की रेडियस, मींस कोवेलेंट रेडियस, the covalent radii of atom, किसी भी एटम की, which is directly proportional to 1 upon bond order, और bond length is directly proportional to 1 upon bond order. These are bond lengths. ये सभी क्या थी? bond length थी। दो सिमिलर एटम यूज किए हमने। bond length ये है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है, सॉरी घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता चला जा रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होगी, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से कोवेलेंट रेडियाई कम होगी। तो कोवेलेंट रेडियस ये होती है। अकेले एटम की हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कंबाइनिंग स्टेट में कैलकुलेट करते हो। कंबाइनिंग स्टेट में बॉन्ड कैसा बनना चाहिए? कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड होना चाहिए, शेयरिंग होनी चाहिए। शेयरिंग सिंगल बॉन्ड होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, डबल बॉन्ड होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन की होती है, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। यानी शेयरिंग में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे उतनी एटम पास आ जाएंगे। तो कोवेलेंट रेडियस डिपेंड करती है बॉन्ड ऑर्डर पे भी। एटम तो सेम थे लेकिन बॉन्ड ऑर्डर पे भी डिपेंड करती है। यानी कि इसका हाफ यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी कार्बन की, इसका हाफ यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी कार्बन की, और इसका हाफ यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस हो जाएगी कार्बन की। अगर दो डिफरेंट एटम है तो डिफरेंट एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस अगर नहीं है तो हम इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि आपके पास ए एंड बी, एक्स से नोट कर रहा हूं मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, एक्स ए एंड एक्स बी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स A and B respectively, and XA is approximately equal to XB, दोनों को हमने इक्वल भी यूज किया है। और आपको बता दिया गया है कि A और A के बीच की डिस्टेंस ये है, ये AA सिमिलर एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल है, और ये B एंड B सिमिलर एटम्स से बना हुआ मॉलिक्यूल है। और यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो सपोज करो 120 पिकोमीटर है, और यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो सपोज करो 160 पिकोमीटर है। तो उस कंडीशन में आपको कह दिया गया है कि ए और बी, ये ए लिया गया है और ये बी है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो आप बता सकते हो उसकी रेडियस कितनी होगी? आर ए इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाय 2 विच इज 60 पिकोमीटर, एंड आर बी विच इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 2 विच इज 80 पिकोमीटर। देन व्हाट इज द डीएबी? डीएबी विच इज इक्वल टू 60 plus 80, RA plus RB. What is this? It is bond length, which is equal to 60 plus 80, which is 140 picometer. इस टाइप से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। लेकिन जो डिसिमिलर एटम्स होते हैं, मींस जो सिमिलर एटम नहीं होते हैं, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस जनरली होता है। अब जब जनरली उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो गया तो यहाँ पे जो ये वैल्यूज आएंगी जो हम निकाल रहे हैं वो वैल्यूज कुछ डिफर हो जाएंगी। तो पॉलिंग ने उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक फॉर्मूला दिया, वो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पे। जब दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, जैसे एक एटम ए है एक बी है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ए और ए से बना हुआ यहाँ की जो रेडियस निकलेगी, ये ए और ए था तो रेडियस होगी वो आर ए होगी, और बी और बी से बना हुआ जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसके बीच की जो रेडियस निकलेगी, ये बी और बी है तो ये रेडियस होगी आर बी। अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, और हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स ए, कि सपोज करो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है किससे? ए से। तो उस कंडीशन में शूमाकर एंड स्टीवेंसन
इन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि उस कंडीशन में क्या होता है जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो बॉन्ड के अंदर 100% कौन से कैरेक्टर नहीं रहते, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं रहते, बॉन्ड पोलर हो जाता है। जो आगे आएगा फाजन रूल में पोलैरिटी कितनी होती है हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, उससे इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम शूमाकर-स्टीवेंसन फॉर्मूला से, जो इसी चैप्टर में आगे आ जाएगा। शूमाकर-स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है तो दोनों के बीच में जो बना हुआ बॉन्ड होता है, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड बना, दोनों के बीच में बना हुआ जो बॉन्ड है ये बॉन्ड पोलर हो जाता है, और पोलर होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ यानी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाता है कुछ परसेंट में, 100% ये कोवेलेंट नहीं रह पाता। इनके केस में 100% कोवेलेंट है, तो इसमें परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आ जाता है पोलैरिटी की वजह से, जिसकी वजह से दोनों एटम थोड़े पास आ जाते हैं, और थोड़े और पास आएंगे तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है, ये दोनों के बीच की जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो Ra प्लस Rb के इक्वल नहीं होगी, उसमें से कुछ कम हो जाएगी, और फॉर्मूला इज दिस Da and B which is equal to Ra plus Rb minus 0.09 Xb minus Xa, यानी जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसमें से जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इन दोनों के बीच का बॉन्ड लेंथ जो आएगा वो Ra प्लस Rb के इक्वल नहीं होगा, उसमें से कुछ कम हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर पोलैरिटी आ चुकी है, और which is 0.09 Xb minus Xa, where Xb and Xa are electronegativities of the atoms। इसको थोड़ा सा करेक्ट किया किसने, पॉलिंग ने, यानी पॉलिंग का फॉर्मूला शूमाकर एंड स्टीवेंसन से ही लिया गया था, जिसको इसने रिप्रेजेंट किया इस टाइप से अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, और पॉलिंग स्केल की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसमें हम यूज कर सकते हैं, which is equal to DA, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का स्केल इसी चैप्टर में आ जाएगा, DAB which is equal to RA plus RB यूज कर लिया, which is C जो कि 0.09 के अलावा होगा क्योंकि यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में लिया जाएगा, एंड XB minus XA, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होती है उसमें से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को घटा देंगे, where C is coefficient of शूमेकर एंड स्टीवेंसन। इस कोफिशिएंट को उसने नाम दिया शूमेकर एंड स्टीवेंसन कोफिशिएंट, और इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ सी इन एंगस्ट्रॉम, यहां पे इसकी वैल्यू एंगस्ट्रॉम में होगी, और एक्सए और एक्सबी, एक्सए एंड एक्सबी आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एट पॉलिंग स्केल। कौन से स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, पॉलिंग स्केल की, क्योंकि अलग अलग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, तो पॉलिंग स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को यहाँ पे यूज करेंगे, सी यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में यूज करेंगे जो कि शूमाकर एंड स्टीवेंसन कोफिशिएंट है। तो ये था कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होती है, दोनों एटम अकेले एटम की कैलकुलेट नहीं कर सकते, दोनों एटम एक दूसरे के अंदर थोड़े से ओवरलैप हो चुके होते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं, तो उस कंडीशन में उस बॉन्ड लेंथ की हाफ को हम नाम दे रहे हैं कोवेलेंट रेडियस। सेकंड में बात कर रहा हूं मेटलिक रेडियस। सेकंड इज मेटलिक रेडियस। मेटलिक रेडियस के अंदर या मेटलिक रेडियाई, इसके अंदर मेटलिक एटम्स होंगे, मेटलिक एटम्स एक दूसरे में ओवरलैप नहीं होते, एक दूसरे के टच हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन है कि मेटलिक में एक मेटल ये है और एक मेटल ये सिमिलर है। सपोज करो मेटल ए लिया है, आयरन लिया तो Fe हो गया, कॉपर लिया तो CuC हो गया, गोल्ड लिया तो AuAu हो गया, सिल्वर लिया तो AgAg हो गया, तो मैंने ए मेटलिक एटम लिए हैं, दोनों आपस में टच है। उस कंडीशन में इनकी न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, जिसको हम मेटलिक बॉन्ड नाम देंगे या मेटलिक बॉन्ड लेंथ नाम देंगे, उसके हाफ को हम मेटलिक रेडियस नाम देते हैं किसी एटम के, और सिमिलर एटम के बीच में होनी चाहिए, मींस इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर मेटलिक एटम्स कंबाइंड विद मेटलिक बॉन्ड। वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड था, यहाँ पे बॉन्ड कौन सा होगा, मेटलिक बॉन्ड। जो आपस में मेटलिक बॉन्ड से बॉन्डेड होगा। मेटलिक बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में Rn क्या हो गया, Rn विच इज इक्वल टू DAA डिवाइड बाई 2, वही कंडीशन लागू हो गई। लेकिन मैंने आपको बताया कि कोवेलेंट रेडियस में क्या होता है, कोवेलेंट जो एटम्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड में एटम एक दूसरे में थोड़े से ओवरलैप हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, जबकि मेटलिक रेडियस में क्या है कि दोनों एक दूसरे के टच होते हैं। यानी कि हमेशा ही अगर एक ही एटम के लिए हम कोवेलेंट रेडियस भी देखें और मेटलिक रेडियस भी देखें,
तो उस कंडीशन में उसकी कोवलेंट रेडियस की वैल्यू कम होगी बजाय किससे, मेटलिक रेडियस से। मींस मेटलिक रेडियस एक ही एटम के लिए हमेशा ही ज्यादा होती है उसकी कोवलेंट रेडियस से। फॉर एग्जांपल पोटेशियम के केस में जो मेटलिक रेडियस होती है वो होती है 2.27 एंगस्ट्रॉम, और जो इसी की कोवलेंट रेडियस है वो होती है 2.025 एंगस्ट्रॉम। इन केस ऑफ बेरियम, मेटल से ही, बेरियम के केस में जो मेटलिक रेडियस होती है बेरियम की विच इज 2.22 एंगस्ट्रॉम, एंड जो कोवलेंट रेडियस होती है इसकी विच इज 1.98 एंगस्ट्रॉम। यानी कोवलेंट रेडियस एक ही एटम की कम होती है मेटलिक रेडियस से, क्योंकि मेटलिक में क्या होता है और कोवलेंट में क्या होता है मैं आपको बता चुका हूं। थर्ड इज वैन डर वाल्स रेडियस। ये जब दे पाते हैं जब कोई एटम किसी दूसरे से कंबाइन नहीं हो पाता। फॉर एग्जांपल इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस क्या होती है, कंबाइन नहीं हो पाती, कॉम्बिनेशन नहीं करके कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और जो मेटलिक बॉन्ड बना नहीं पाती हैं, तो अकेला एटम रहता है वहां पे। तो अकेला एटम किसी से कंबाइन नहीं हुआ तो उसकी रेडियस को हम कैलकुलेट करते हैं विच इज कॉल्ड वैन डर वाल्स रेडियस। यानी कि उसकी रेडियस हमेशा ही बड़ी होगी क्योंकि किसी से कॉम्बिनेशन में ही नहीं है। जैसे मैंने एटॉमिक रेडियस की बात की तो हमेशा ही वैन डर वाल्स रेडियस क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी कि दो एटम ऐसे हैं जो आपस में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना पा रखा, उन दोनों के बीच में एक फिजिकल वैन डर वाल्स फोर्स लगा हुआ है और उस फोर्स की वजह से वो दोनों आसपास हैं। उस कंडीशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ को हम नाम देते हैं वैन डर वाल्स रेडियस। यानी दोनों के बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बना हुआ होता है, तो उस कंडीशन में और भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ क्लोरीन अगर देखते हैं हम, इनर्ट गैस के लिए तो दे ही सकते हैं, तो क्लोरीन के दो एटम्स आपस में कंबाइन है। कौन से बॉन्ड से कंबाइन है, इन दोनों के बीच में शेयरिंग हो रखी है, देन इट इज कोवलेंट बॉन्ड। ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो यहां से और यहां तक की जो डिस्टेंस आती है विच इज 198 पिकोमीटर। तो इसकी जो रेडियस हो जाएगी कोवलेंट रेडियस क्लोरीन की विच इज 99 पिकोमीटर, इसकी हाफ हो जाएगी। ये तो कौन सी रेडियस की बात करती मैंने, कोवलेंट रेडियस की विच इज RC विच इज 99 पिकोमीटर, इसकी हाफ हो गई। लेकिन अगर दूसरा क्लोरीन का मॉलिक्यूल है इसके पास, ये भी क्लोरीन का ही मॉलिक्यूल है, दूसरा है, शेयरिंग कर रखी है, तो यहां पे तो कौन सी रेडियस आएगी इसकी, कोवलेंट रेडियस विच इज ऑल्सो 0.99 एंगस्ट्रॉम और 99 पिकोमीटर, इसको भी हम लिख सकते हैं 0.9। लेकिन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। इसी टाइप से इनर्ट गैस को लेंगे हम, तो इनर्ट गैस जैसे हीलियम है और इनर्ट गैस जैसे हीलियम है, दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है। उसी कंडीशन में यहाँ पे भी क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, लेकिन यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड बना, तो कोवलेंट रेडियस तो ये होगी। तो इसकी न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है उसका जस्ट अगर हम हाफ कर देते हैं, जो कि इससे बड़ा होगा, इसकी कोवलेंट रेडियस से भी बड़ा हो जाएगा, कोवलेंट रेडियस तो और भी छोटी हो गई क्योंकि यहाँ मिक्स है। तो इस कंडीशन में इसकी जो बॉन्ड नहीं बना हुआ है, ये दोनों आपस में वीक वैन डर वाल्स फोर्स से अट्रैक्टेड हैं। दोनों के बीच में वीक वैन डर वाल्स फिजिकल फोर्सेस लगे हुए हैं। उस कंडीशन में इन दोनों के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ को हम नाम देंगे वैन डर वाल्स रेडियस। और वैन डर वाल्स रेडियस हमेशा ही कोवलेंट और मेटलिक रेडियस से बड़ी हो जाएगी क्योंकि बॉन्ड ही नहीं बना हुआ। जैसे हीलियम के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, तो यहाँ से और यहाँ तक के बीच की जो डिस्टेंस होगी विच इज वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ हीलियम। यानी इनर्ट गैस के लिए तो हमेशा ही वैन डर वाल्स रेडियस दे सकते हैं, लेकिन जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल था, ब्रोमीन का मॉलिक्यूल, उनके लिए कोवलेंट रेडियस तो हमने दी कॉम्बिनेशन के बेस पे। लेकिन दो मॉलिक्यूल अगर पास पास है तो दोनों के जो एटम्स हैं वो कितने पास है उनके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ से क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस आती है विच इज 360 पिकोमीटर, 360 पिकोमीटर होती है। तो कोवलेंट रेडियस क्या हो जाएगी इसके केस में 180 पिकोमीटर। यानी कोवलेंट वैन डर वाल्स रेडियस क्या हो जाएगी इसके केस में, वैन डर वाल्स रेडियस इज 180 पिकोमीटर। मींस वैन डर वाल्स डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी आई, 360 पिकोमीटर। तो वैन डर वाल्स रेडियस कितनी होगी, 180 पिकोमीटर। उस कंडीशन में हम बता सकते हैं कि वैन डर वाल्स रेडियस कोवलेंट रेडियस से हमेशा ही बड़ी होती है। अगर हीलियम का केस हम देखते हैं तो हीलियम के केस के अंदर ये जो डिस्टेंस आती है विच इज 240 पिकोमीटर। हीलियम के केस में तो डिस्टेंस आएगी 240, तो इसकी वैन डर वाल्स रेडियस कितनी हो जाएगी, 120 पिकोमीटर।
वैन डर वाल रेडियस एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज कहां तक आ रहा है विच इज वैन डर वाल रेडियस, दो एटम कितने पास आ पा रहे हैं बिना किसी कॉम्बिनेशन के, केवल फिजिकल फोर्सेस से, यानी एक दूसरे में ओवरलैप तो हो ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे से टच भी नहीं हो पाएंगे, तो उनकी डिस्टेंस के हाफ को हम नाम देते हैं वैन डर वाल रेडियस, मींस इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन सिमिलर एटम्स के लिए दिया जाएगा ये भी, जैसे मैंने इन दोनों के लिए दिए हीलियम हीलियम, इन दोनों के लिए थे क्लोरीन क्लोरीन, सिमिलर एटम्स which attached with weak van der Waals physical forces, जो वीक van der Waals फोर्सेस से अटैच्ड होते हैं। तो तीन टाइप के रेडियस मैंने एक्सप्लेन कर दी। हमेशा ही वैन डर वाल रेडियस बड़ी होती है मेटलिक रेडियस से, एक ही एटम के लिए, एक ही एलिमेंट के लिए, और मेटलिक रेडियस बड़ी होती है उसकी कोवलेंट रेडियस से, और ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस के हाफ है सभी। अब मैं बात कर रहा हूं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस जब एटम्स आयनिक बॉन्ड में जुड़े हुए होते हैं तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किसी पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, और नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ चुका है किसी एटम में। तो इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से या फिर इलेक्ट्रॉन के जुड़ने से जो एटम की रेडियस है वो अफेक्ट होती है, और उस वजह से रेडियस बढ़ भी सकती है और उसकी घट भी सकती है। तो इन केस ऑफ कैटायन, अगर हम कैटायन की बात करें तो कैटायन कब बनेगा, इट इज फॉर्म बाय releasing of electron from neutral atom or from cation। कैटायन से भी इलेक्ट्रॉन को निकाल लेंगे तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर न्यूट्रल एटम से भी इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम पे इलेक्ट्रॉन है 11 और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2, 8 एंड 1, यानी सोडियम की फर्स्ट शेल में, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है और ये थर्ड शेल है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 1s2, सेकंड शेल में 8 होते हैं, कैसे 2s2 एंड 2p6, और थर्ड शेल में एक होता है 3s1। ये वाली कंडीशन, ये न्यूट्रल एटम हो गया। न्यूट्रल एटम में से हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमेशा ही आउटरमोस्ट शेल से निकलेगा, ऐसा मैं बता चुका हूं। देन इट कन्वर्ट इनटू Na पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8। एटॉमिक नंबर वही रहेगा, एटॉमिक नंबर कैटायन बने चाहे एनायन बने, एटॉमिक नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं होता, एटॉमिक नंबर 11 ही रहेगा। इसका क्यों रहेगा 11? क्योंकि एटॉमिक नंबर डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन में हमने कोई चेंज नहीं किया, केवल इलेक्ट्रॉन निकाला है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 हो गई, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इसका आउटर सेल खत्म हो गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 आउटरमोस्ट शेल खत्म हो गया। और अगर किसी स्पीसीज का हम आउटरमोस्ट शेल बिल्कुल खत्म कर देते हैं, खत्म करने का मतलब बिल्कुल हटा देते हैं, हटाया क्यों? इलेक्ट्रॉन को हटाने की वजह से, देन व्हिच इज कॉल्ड कर्नेल। और स्पीसीज को नाम देंगे हम कर्नेल, यानी इसका कर्नेल बना लिया हमने। और कर्नेल कैसे होता है? आउटरमोस्ट शेल मींस अल्टीमेट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने पे जो पेनल्टीमेट शेल अगर फुलफिल होती है, पेनल्टीमेट शेल है ये, इसकी फुलफिल है, तो उसको हम नाम देते हैं कर्नेल, यानी आउटरमोस्ट शेल को हटा दिया हमने, व्हिच इज कॉल्ड कर्नेल। तो ये लिखूंगा मैं नहीं। इस कंडीशन में क्या होगा कि आउटरमोस्ट शेल खत्म हो गई, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसकी एटॉमिक रेडियस ये मिलेगी, और यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसकी एटॉमिक रेडियस कम हो गई। अब कम क्यों हुई? क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज तो उतना ही है 11, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है। यहाँ पे न्यूक्लियस में चार्ज कितना है 11, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन यहाँ पे 11 है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 है, सॉरी 11 है। प्रोटॉन यहाँ पे 11 है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 11 है। इस कंडीशन में प्रोटॉन तो 11 ही रहे और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए हैं। तो उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह अकोमोडेट करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन को इतना अच्छी तरह से अकोमोडेट और क्या नहीं कर सकते हैं? अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसका साइज छोटा हो जाएगा। मींस साइज ऑफ Na+ इज लेस देन Na। न्यूट्रल एटम से हमेशा ही छोटा होता है। यानी कि इसके केस में अगर हम बात करें तो ये जो साइज होता है ये होता है 186 पिकोमीटर,
और यहाँ पे जाके हो जाता है 102 पिकोन्यूटन। यानी हमेशा कैटायन का साइज उसके न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ऑलवेज कैटायनिक रेडियस या कैटायनिक रेडियस is less than its atomic radii ड्यू टू, मैंने बता दिया है, वो आप नोट भी कर सकते हो किसकी वजह से, कि आटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया इसलिए आटोमोस्ट सेल कम हो गई और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ड्यू टू उस न्यूक्लियर चार्ज को जैसे मैंने बताया ना 11 ने 10 को कम्युनिकेट किया, 11 ने 11 को कम्युनिकेट किया, तो 11 का 11 के ऊपर अकोमोडेशन कम है जबकि 11 का 10 के ऊपर अकोमोडेशन ज्यादा है, यानी कि विच इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 11 का 11 पे था और यहाँ का 11 का 10 पे था, तो उस कंडीशन में हम ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, जो आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसको हम नाम देते हैं Z इफेक्टिव इंक्रीज्ड, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से ऐसा हुआ। अगर हम बात करेंगे जैसे हमारे पास एक एटम है, उस एटम मैग्नीज +2, मैग्नीज +3, मैग्नीज +4, मैग्नीज +5, मैग्नीज +6 और मैग्नीज +7, मैग्नीज +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिनमें कुछ अनस्टेबल होती है कुछ स्टेबल होती है। मैग्नीज +7 स्टेबल है, +6 भी मैग्नीज का स्टेबल है, उसी टाइप से +2 भी मैग्नीज का +3 और +4 भी स्टेबल है, +3 और +5 इतनी स्टेबल नहीं है, लेकिन एक्सप्रेस सभी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रोटॉन देखें तो इसमें प्रोटॉन 25 है, 25 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन इसमें 25 है, मींस 25 प्रोटॉन ने 25 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर रखा है। यहाँ पे प्रोटॉन तो 25 है सभी में, क्योंकि प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स दो निकल चुके हैं, +2 आया तो देन इट इज 23, 22, 21, 20, 19 एंड 18। आर्गन जैसी कॉन्फ़िगरेशन आ गई क्योंकि आर्गन 18 नंबर पे आता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसमें 25 ने 25 को अकोमोडेट कर रखा है, इसमें 25 ने 18 को अकोमोडेट कर रखा है, तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो गया, जेड इफेक्टिव हायर, यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता जाता है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता चला गया तो उस कंडीशन में रेडियस, कैटायनिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी सबसे छोटा साइज होगा Mn+7 का और सबसे बड़ा साइज होगा Mn का, ये न्यूट्रल एटम है, और जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जाएगा तो कैटायनिक रेडियस या आयनिक रेडियस उसकी कम होती चली जाएगी। इसी टाइप से हम एनायन के बारे में बात कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनायन, एनायन कब बनता है? बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्रॉम न्यूट्रल एटम, और एनायन हम न्यूट्रल एटम की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लोरीन है, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 1s2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे 2s2 एंड 2p6, एंड थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इजीली 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ये तो है न्यूट्रल एटम, इसमें तो प्रोटॉन 17 है और इलेक्ट्रॉन भी 17 है। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इट कन्वर्ट इनटू दिस 2, 8 एंड 8, Cl माइनस 2, 8 एंड 8, ये कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ये हो गया एनायन। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो प्रोटॉन तो 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो चुके हैं, तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर रखा है, और यहाँ पे 17 प्रोटॉन ने 18 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेशन कर रखा है, यानी 17 प्रोटॉन का 18 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना अट्रैक्शन नहीं रहेगा जितना 17 का 17 पे रहेगा, तो उसका एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव डिक्रीज्ड, यहाँ पे जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो गया, इसलिए इसका एटॉमिक जो आयनिक साइज है एनायन का वो न्यूट्रल एटम से बड़ा होगा हमेशा। इसके केस में मैंने अभी बताया कि आपको ये जो साइज होता है वो 0.99 एंगस्ट्रॉम होता है,
ये एटॉमिक रेडियस है, कोवलेंट रेडियस इसकी। और ये जो साइज बढ़ के हो जाता है ये हो जाता है 181 पिकोमीटर मींस 1.81 एंगस्ट्रॉम। ये 99 पिकोमीटर है मींस ऑलवेज साइज ऑफ एनाइन और रेडियस एनाइनिक रेडियस इज ग्रेटर देन इट्स न्यूट्रल एटम। उसके न्यूट्रल एटम से एनाइनिक रेडियस ज्यादा होती है। ऑलवेज एनाइनिक रेडियस is greater than its covalent radii। कोवलेंट रेडियाई बता सकते हैं हम, या फिर रेडियाई ऑफ न्यूट्रल एटम। और कंडीशन ये रहेगी कि अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ता चला जाता है तो उस कंडीशन में उसकी रेडियस भी बढ़ती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन न्यूट्रल एटम है, n-2 बना रहा है या फिर n-1 बना रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, या फिर n-2 ले रहा है, या फिर n-3 नाइट्रेट आयन तक बना सकता है ये। तो ये न्यूट्रल हो गया। इसके अंदर प्रोटॉन होंगे 7 होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी 7 होंगे। इसमें प्रोटॉन तो 7 है, इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। इसमें प्रोटॉन 7 है, इलेक्ट्रॉन 9 हो चुके हैं। इसमें प्रोटॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन 10 हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो यहाँ पे कमेंडेंस कम हो गया मींस लीस्ट जेड इफेक्टिव है, इफेक्टिव चार्ज बहुत कम हो गया। तो इस कंडीशन में इनकी रेडियस का ऑर्डर ये हो जाएगा कि सबसे बड़ा जिसमें जेड इफेक्टिव कम है उसकी रेडियस बड़ी होगी, और इसमें जेड इफेक्टिव ज्यादा है उसकी रेडियस कम होगी। नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता गया तो रेडियस बढ़ती चली जाएगी। ये थी आयनिक रेडियस। अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक एटम्स की बात करें, या आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज की पहले भी मैंने डिस्कस किया था एक लेक्चर में, अब फिर डिस्कस कर रहा हूँ। नाइट्रोजन है n-3, ऑक्सीजन -2, क्लोरीन माइनस, सोडियम Na+। हम इनर्ट गैस को यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके लिए वैन डर वाल रेडियस ही दे सकते हैं, आयनिक रेडियस नहीं दे सकते हैं। एंड मैग्नीशियम इज Mg+2 एंड एल्यूमिनियम Al+3। अगर हम प्रोटॉन देखें इनमें तो प्रोटॉन 7, 8, 9, 11, 12 एंड 13। अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन 10, 10, 10, 10 एंड 10 एंड 10। प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन उतना ही है। तो इफेक्टिव चार्ज सबसे ज्यादा इसका होगा क्योंकि 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर रखा है तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यहाँ पे 7 प्रोटॉन ने 10 को कर रखा है तो अट्रैक्शन कम है। तो इफेक्टिव चार्ज जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ता जाता है वैसे बढ़ता जा रहा है। मींस इफेक्टिव आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज increased with increasing number of protons। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो साइज डिक्रीज हो जाएगा। देन आयनिक साइज डिक्रीज्ड। तो उस कंडीशन में सबसे बड़ा आयन ये हो गया, उससे छोटा ये हो गया, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा आयन ये हो गया। आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज में हम इस टाइप से दे सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की। तो रेडियस होगी कितने टाइप से हम एक्सप्लेन करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक रेडियस देते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स में हम कोवलेंट रेडियस देते हैं, जो कंपाउंड ही नहीं बनाता उनके लिए वैन डर वाल रेडियस दे देते हैं, और मेटलिक कंपाउंड्स के अंदर मेटलिक रेडियस देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिसिटी का मतलब लेफ्ट टू राइट पीरियड में और अप टू डाउन ग्रुप में क्या इफेक्ट होता है। तो ये तो सपोज करो आपके पास अप टू डाउन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, बता रखा है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। कंबाइंडली एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स नाम देते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में चल रहे हैं और अप टू डाउन किसमें चल रहे हैं, ग्रुप में। तो लेफ्ट टू राइट पीरियड में चलने पे साइज डिक्रीज होता है और अप टू डाउन ग्रुप में चलने पे साइज इंक्रीज होता है। ये तो जनरल वे हो गया। लेफ्ट टू राइट हम पीरियड में चलेंगे तो साइज डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। ये साइज डिक्रीज क्यों होता है, इट इज ड्यू टू लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे हमने लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ले लिया हमने, नियोन को छोड़ दिया, इनर्ट गैस को छोड़ रहा हूँ मैं। तो उस कंडीशन में लिथियम का साइज बड़ा होगा, बेरिलियम से बेरिलियम का बड़ा होगा, बोरॉन से बोरॉन का बड़ा होगा, कार्बन से कार्बन का बड़ा होगा, नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का बड़ा होगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन का बड़ा होगा, फ्लोरीन से। किस वजह से, क्योंकि लिथियम में हम चल रहे हैं तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s1, सेकंड सेल स्टार्ट हुई है। बेरिलियम के केस में 1s2 2s2, सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन फिल हुआ है।
यहाँ पे 3 प्रोटॉन थे, यहाँ पे 4 प्रोटॉन है। बोरॉन 5 प्रोटॉन है, 1s2 2s2 एंड 2p1 सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है। इसी टाइप से आगे चल के हम फ्लोरीन तक पहुंचे तो फ्लोरीन आएगा 9 नंबर पे, यानी कि 1s2 2s2 एंड 2p5, यानी न्यू इलेक्ट्रॉन तो उसी सेकंड सेल में ही फिल हो रहा है, मीन सेम सेल में फिल होता जा रहा है। लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। यानी कि ड्यू टू न्यू इलेक्ट्रॉन filled in same cell, in case of period की बात कर रहा हूं, and effective nuclear charge increased. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। इसमें क्या हुआ कि जैसे हम लिथियम और सोडियम और पोटेशियम की ही बात कर लेते हैं, चलो तो लिथियम आता है 3 पे, सोडियम आता है 11 पे, पोटेशियम आता है 19 पे। उस कंडीशन में लिथियम का जो साइज होगा, या लिथियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s1, सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। नई सेल स्टार्ट हो गई, ये सेकंड सेल थी, ये थर्ड सेल है। इसी तरह से पोटेशियम के केस में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1, फोर्थ सेल स्टार्ट हो गई। यानी कि नई सेल स्टार्ट हो जाती है नए इलेक्ट्रॉन की फिलिंग से। तो अप टू डाउन चलते हैं जब ग्रुप में, तो इलेक्ट्रॉन न्यू सेल में फिल होता है। न्यू सेल बढ़ने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, क्योंकि सेल बढ़ गई। उस कंडीशन में अप टू डाउन या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। फिर मैं रिपीट कर देता हूं कि पीरियड के अंदर तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है और ग्रुप के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट रहता है। लेकिन सेल बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से साइज बढ़ जाता है। मींस साइज इंक्रीज ड्यू टू न्यू इलेक्ट्रॉन, अलग से नोट कर लेना, filled in new shell and effective nuclear charge approx constant। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगभग कांस्टेंट होने की वजह से साइज अप टू डाउन चलने पे बढ़ता है। यानी ग्राफ अगर प्लॉट करें हम इसमें, यहाँ पे हमने ले लिया पीरियड के लिए कर रहा हूं मैं, और पीरियड में मैं सेकेंड पीरियड की बात कर रहा हूं। सेकेंड पीरियड में यहाँ पे हमने ले लिया एटॉमिक रेडियस, और यहाँ पे हमने ले लिया एटॉमिक नंबर, यानी कि एटॉमिक नंबर Z और एटॉमिक रेडियस R के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो लिथियम का साइज बड़ा होगा, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इस टाइप से साइज डिक्रीज होता चला जाता है। यानी साइज में बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है लेफ्ट टू राइट। इट इज 152 पिकोमीटर, 111 पिकोमीटर, 88 पिकोमीटर, 77 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर, 73 पिकोमीटर ऑक्सीजन के केस में, एंड इट इज 62 पिकोमीटर। मींस लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, साइज डिक्रीज। एंड अगर हम ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को दोनों को साथ ले रहा हूं मैं, फर्स्ट को एंड 17 को। 17 में हेलोजन है और फर्स्ट ग्रुप में क्या है, एल्किल मेटल्स है। तो एल्किल मेटल्स के केस में साइज इस टाइप से बढ़ेगा। यहाँ पे एटॉमिक साइज ले लिया, एटॉमिक रेडियस ले ली, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया। लिथियम के केस में इट इज 152, जो मैंने यहाँ पे बता दिया पिकोमीटर में है। इट इज 186 इन केस ऑफ सोडियम, इन केस ऑफ पोटेशियम इज 231, रुबिडियम के केस में इट इज 244, सीजियम के केस में इट इज 262 पिकोमीटर इन केस ऑफ सीजियम। इस टाइप से साइज बढ़ा। इसी टाइप से क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के लिए भी हम ले सकते हैं। ये ग्राफ आएगा, ये यहाँ पे लिया हमने फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्केटाइन। इन केस ऑफ फ्लोरीन इट इज 62, इन केस ऑफ क्लोरीन इट इज 99 पिकोमीटर में है। इन केस ऑफ ब्रोमीन 114, इन केस ऑफ आयोडीन 133, इन केस ऑफ एस्केटाइन इट इज 142।
ये सब पिकोमीटर में। तो इस टाइप से ग्रुप के अंदर अप टू डाउन चलने पे साइज बढ़ता है। ये मैंने एटॉमिक नंबर लिया, एटॉमिक रेडियस ली है, तो इस टाइप से होता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी पीरियड में सबसे बड़ा साइज एल्कीली मेटल का होता है, मीन्स एल्कीली मेटल is large in size in their period except inert gas। inert gas को हटाने के बाद, क्योंकि inert gas का हम वैंडरवाल साइज दे रहे हैं, तो वैंडरवाल साइज हमेशा ही ज्यादा बड़ा हो जाए, क्योंकि इनके लिए कोवलेंट या आयनिक साइज देंगे हम, या फिर मेटलिक रेडियस देंगे, तो हमेशा ही इनर्ट गैस का साइज बड़ा होता है। इनर्ट गैसों को हटा दिया हमने उससे। हमने बताया कि एल्कीली मेटल सबसे बड़ा होता है अपने पीरियड के अंदर। इनर्ट गैस को अगर इंक्लूड करते हैं तो इनर्ट गैस बड़ी हो जाती है, क्योंकि उसका वैंडरवाल साइज देते हैं। तो सिमिलर साइज देने के लिए या सिमिलर प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करने के लिए या तो हम उसका कोवलेंट साइज देंगे या फिर उनका वैंडरवाल साइज देंगे, सॉरी या तो कोवलेंट साइज देंगे या फिर उनका कौन सा मेटलिक साइज देंगे। तो उनके केस में हमेशा ही सबसे बड़ा कौन होता है, एल्कीली मेटल अपने पीरियड में बड़ा होता है। मींस लिथियम अपने पीरियड में बड़ा है, सोडियम अपने पीरियड में बड़ा है, पोटेशियम अपने पीरियड में बड़ा है, और सबसे छोटा साइज होता है हैलोजन का। एंड लीस्ट साइज ऑफ हैलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन इन पीरियड, सबसे छोटा साइज उनका होता है। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन है ग्रुप 13 में, जो कि बोरॉन फैमिली है, और ये जनरली पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। बोरॉन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है और थैलियम है। ये ग्रुप ले रहे हैं हम 13 ग्रुप। इसमें बोरॉन का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से, अप टू डाउन साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम का साइज गैलियम के साइज से बड़ा होता है, जबकि होना क्या चाहिए, गैलियम का साइज बड़ा होना चाहिए एल्यूमिनियम से। मींस साइज ऑफ एल्यूमिनियम इज ग्रेटर देन गैलियम, और बहुत कम डिफरेंस भी होता है, यानी बड़ा होता है और बहुत कम डिफरेंस भी होता है। उसका रीजन क्या है, एल्यूमिनियम का जो साइज है 125 पिकोमीटर है और इसका साइज 124 पिकोमीटर है। इन साइज में बहुत कम डिफरेंस है, लेकिन होना क्या चाहिए, एल्यूमिनियम का छोटा होना चाहिए गैलियम से। तो इसका रीजन ये है कि इससे पहले 3d ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और 3d इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, स्कैंडियम टू जिंक 21 टू 30, और ये 31 पे आता है। यानी कि एल्यूमिनियम के जस्ट बाद जब गैलियम आता है, तो गैलियम से पहले 3d के ऑर्बिटल्स आ चुके होते हैं और उनमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, और 3d का स्क्रीनिंग इफेक्ट, जो कि आगे बताऊंगा मैं, वो बहुत कम होता है। पुअर शील्डिंग इफेक्ट और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से गैलियम का साइज उतना नहीं बढ़ पाता जितना एप्रोक्स बढ़ना चाहिए। मींस इन केस ऑफ गैलियम देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3d सबसेल। एल्यूमिनियम के केस में ऐसा नहीं है, इसके केस में 3d सबसेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। देन एंड d इलेक्ट्रॉन्स हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इनर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाता है। यहाँ पे बीच में ये न्यूक्लियस है, ये बाहर का इलेक्ट्रॉन है, ये बीच के इलेक्ट्रॉन है। बीच के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो वो दूर जाएगा तो इस न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो साइज बढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या है कि जो बीच में डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स है, वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को इतना क्या नहीं कर पाते, रिपेल नहीं कर पाते। मींस पुअर शील्डिंग होने की वजह से उतना रिपेल नहीं कर पाते, इसलिए साइज बढ़ नहीं पाता, साइज अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रह जाता है। इसलिए एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। हैविंग पुअर शील्डिंग इफेक्ट, देन रिलेटिव साइज नॉट इंक्रीज इन गैलियम। गैलियम के केस में रिलेटिव साइज इंक्रीज नहीं होता है, इसलिए गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा होता है।
दूसरा एक्सेप्शन ये है, डी ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें, उससे पहले मैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की बात कर लेता हूं। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बिल्कुल सिंपल सा है। लेंथेनॉइड्स में हम जब लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो उस कंडीशन में उनके एटॉमिक साइज में नहीं, एटॉमिक साइज में रेगुलरिटी नहीं रहती, आयनिक साइज में रेगुलर डिक्रीजिंग होती है। उसको हम नाम देते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। मींस इन लेंथेनॉइड्स ionic size of cerium +3 to lutetium +3 means 58 to 71. Regular size decreased. रेगुलर क्या होता है, इनका साइज डिक्रीज होता है, इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। और इसी टाइप से एक्टिनोइड कंट्रैक्शन भी होता है। एक्टिनोइड कंट्रैक्शन ज्यादा इफेक्टिव होता है लेंथेनॉइड से, मैं बता चुका हूँ। रेगुलर साइज डिक्रीज होने का मीनिंग क्या है, यहाँ पे अगर हम सीरियम की बात करें तो सीरियम 58 नंबर पे आता है, और मैं ल्यूटीशियम की भी बात कर लेता हूँ। ल्यूटीशियम किसके ऊपर आया, 71 पे आया। तो सीरियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हो गया 1s2, या फिर जीनोन से ही स्टार्ट कर देते हैं 54 6s2 5d0 एंड 4f1 सॉरी 2 डी का एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आ जाता है 2 and 2 and 54 58 हो गया। अब नया इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4f में आएगा, जो कि इनर सेल है। आउटर सेल कौन सी है, 6। तो न्यू इलेक्ट्रॉन आता है वो इनर सेल में आता है 4f में। फिर उससे न्यू आएगा नेक्स्ट, वो भी 4f में आएगा। उससे नेक्स्ट आएगा वो 4f में। मींस ल्यूटीशियम के केस में क्या हो जाएगा, जीनोन 54 6s2 5d1 एंड 4f14, यानी सारे इलेक्ट्रॉन 4f में भरे जाते हैं। और 4f कैसा है, इनर सेल है। अब हमने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ले रखी है। मींस आउटर सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और 1 निकाल दिया, 2 निकाल दिया और 1 निकाल दिया, यानी आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। उस कंडीशन में जो नया इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो इनर सेल में भरा जाता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है। 58 से 59 जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिलेटिवली ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनर सेल में इलेक्ट्रॉन आता है। तो उस कंडीशन में रेगुलर कंट्रैक्शन होता चला जाता है। इसको नाम देते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। यानी कि रेगुलर अगर हम देखें तो इन केस ऑफ लेंथेनॉइड्स, यहाँ पे मैंने आयनिक साइज ले लिया और यहाँ पे एटॉमिक नंबर ले लिया। रेगुलर इस टाइप से साइज डिक्रीज होगा। ये सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एटॉमिक साइज में रेगुलर डिक्रीजिंग नहीं आती, क्योंकि कुछ एटम +3, कुछ +4 और कुछ +2। केवल +3 की केस में देखा तो रेगुलर साइज डिक्रीज हुआ है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। यानी कि एटॉमिक साइज में रेगुलर डिक्रीमेंट नहीं आता। क्यों नहीं आता है, क्योंकि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, +3 तो सभी शो करते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो +2 भी करते हैं और +4 भी करते हैं। तो +2 वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज या आयनिक साइज है वो इनसे बड़ा होगा, क्योंकि +2 में, और +4 का इनसे छोटा होगा। तो उस कंडीशन में जो एटॉमिक साइज है वो रेगुलर मैनर में डिक्रीज नहीं होता। हालांकि एटॉमिक साइज भी डिक्रीज होता है, लेकिन रेगुलर मैनर में नहीं होता। जो +4 बनता है उसमें साइज कम हो जाता है, जहां +2 बनता है उसमें साइज बढ़ चुका होता है। लेकिन +3 के केस में अगर देखते हैं, यानी आयनिक केस में अगर देखते हैं, तो रेगुलर साइज डिक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लेंथेनॉइड्स के बाद आने वाले कुछ एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में है, जबकि एक्टिनॉइड्स के बाद आने वाले एलिमेंट तो सिंथेटिक हैं, तो उनका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। लेंथेनॉइड के जो रेगुलर डिक्रीजिंग होता है, इसका इफेक्ट आगे वाले एलिमेंट्स पे भी पड़ता है, तो उनका साइज भी इतना नहीं बढ़ पाता। तो लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से आगे वाले एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज ही बदल जाती हैं, जो आगे मैं डिस्कस करूंगा। अब मैं बात कर रहा हूं इन केस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में लेफ्ट टू राइट चलने पे साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। मींस इन लेफ्ट टू अप टू डाउन देख सकते हैं और लेफ्ट टू राइट देख सकते हैं। लेफ्ट टू राइट साइज नॉट डिक्रीज्ड इफेक्टिवली
होता क्या है कि जब 3D 4D या 5D सीरीज में हम चलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में, तो उस कंडीशन में पहले साइज थोड़ा सा डिक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट रहता है और फिर लास्ट में बढ़ जाता है। यानी कि इनिशियली साइज डिक्रीज स्लाइटली, बहुत कम इफेक्ट होता है, स्लाइटली साइज डिक्रीज, एंड इन मीडियम या मिड एलिमेंट्स size will be constant and in last it is increased, लास्ट में जाके इंक्रीज हो चुका होता है। तो लेफ्ट टू राइट अगर चलते हैं डी ब्लॉक के अंदर, तो पहले साइज थोड़ा सा डिक्रीज होता है, बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस नहीं आता है, बीच के एलिमेंट्स का साइज कांस्टेंट रहता है और लास्ट के एलिमेंट्स का फिर से बढ़ जाता है। इसका रीजन क्या है कि पहले तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट रहता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे। स्क्रीनिंग इफेक्ट तो क्या, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो क्या करता है, बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, मीन साइज को छोटा करता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या करता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, तो साइज को बढ़ाते हैं। तो शुरुआत के एलिमेंट्स में तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करता है स्क्रीनिंग इफेक्ट पे, मिड वाले में दोनों का इफेक्ट अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाता है, और लास्ट में स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को मैं जेड इफेक्टिव से कर रहा हूँ और स्क्रीनिंग इफेक्ट को ऐसे शो कर रहा हूँ। मीन्स इनिशियली जेड इफेक्टिव इज डोमिनेंट ऑन एसी, इन मिड जेड इफेक्टिव approximately equal to SE, and in last Z effective is less than स्क्रीन इफेक्ट। इसलिए स्क्रीन इफेक्ट बढ़ने से स्क्रीन इफेक्ट साइज को बढ़ाता है, जेड इफेक्टिव साइज को घटाता है। तो लेफ्ट टू राइट चलने पे ये चीजें होती हैं, जिसकी वजह से साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो इस कंडीशन में होता क्या है, तो यहाँ पे मैंने लिया है एटॉमिक साइज, यहाँ पे मैंने लिया एटॉमिक साइज, और यहाँ पे मैंने ले लिया एटॉमिक नंबर, और उनके बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया। तो पहले तो क्या होगा, साइज डिक्रीज होगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड कॉपर एंड जिंक, इस टाइप से साइज बढ़ता है। जिंक का साइज स्कैंडियम और टाइटेनियम से कम होता है। ध्यान देना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा था, जिंक पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, तो जिंक का साइज स्कैंडियम और टाइटेनियम से कम होता है। मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट के साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। क्रोमियम का और निकेल का भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, पहले घटता है और फिर बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। कौन सी सीरीज है, 3D सीरीज है। अगर हम 4D सीरीज की बात करें तो 4D सीरीज में भी ऐसा होगा, 3D की से नीचे चलेंगे तो 4D, तो 4D में ग्रुप में चल रहे हैं तो उस कंडीशन में साइज बढ़ जाएगा, तो 4D सीरीज का साइज ही आएगा। ट्रिटियम, जिर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटम एंड कैडमियम, यानी साइज पहले डिक्रीज होगा फिर इंक्रीज होगा। कौन सी सीरीज है, 4D सीरीज। 3D का कम होता है 4D से। लेकिन अगर हम 5D की सीरीज की बात कर लेते हैं तो 5D के अंदर आता है लैंथेनम, साइज ज्यादा होता है, और लैंथेनम के बाद जो हैफनियम आता है उसका साइज जिर्कोनियम के इक्वल हो जाता है, और बाकी के साइज इक्वल चलते हैं, लगभग इक्वल चलते हैं। किस किस का साइज, लैंथेनम, हैफनियम। लैंथेनम, हैफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रीनियम, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मरकरी। यानी 4D का साइज 3D से बड़ा होता है, लेकिन 5D के साइज जो होते हैं एलिमेंट के 4D के एलिमेंट्स से लगभग इक्वल होते हैं। जिर्कोनियम का साइज रिलेटिव है, हैफनियम के इक्वल होगा।
नायोबियम का टेंटलम के इक्वल होगा, मोलिब्डेनम का टंगस्टन के इक्वल होगा, टेक्नीशियम का रीनियम के इक्वल होगा, रूथेनियम का ओस्मियम के इक्वल होगा, रोडियम का इरिडियम के, पैलेडियम का प्लेटिनम के, सिल्वर का गोल्ड के और कैडमियम का मरकरी के। रीजन बीइंग लेंथ और कंट्रैक्शन। इसका रीजन क्या है? लेंथ एंड कंट्रैक्शन इसलिए मैंने पहले बताया है, उसका इफेक्ट आगे वाले एलिमेंट्स पे पड़ता है। लेंथ एंड आता है 57 पे और ये आता है 72 पे। इनके बीच में लेंथ एंड आ चुके हैं 58 to 71 और उनमें रेगुलर कंट्रैक्शन हुआ है। कंट्रैक्शन की वजह से आगे वाले एलिमेंट का भी साइज उतना नहीं बढ़ पाता जितना बढ़ना चाहिए, तो आगे वाले एलिमेंट्स के साइज भी 4D सीरीज और 5D सीरीज के रिलेटिव एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम होता है, बहुत कम डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है 4D और 5D के बीच में, 5D का ज्यादा होता है 0.02 एंगस्ट्रॉम, बहुत कम है। 5D का साइज 4D के एलिमेंट्स के साइज से लगभग 0.02 एंगस्ट्रॉम ज्यादा होता है, जो कि बहुत कम डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जिरकोनियम का साइज हैफनियम से इक्वल होता है, नायोबियम का टेंटलम के इक्वल होता है, मोलिब्डेनम का टंगस्टन के इक्वल होता है। रीजन बीइंग लेंथ एंड कंट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि लेंथेनम का साइज तो बड़ा है क्योंकि 5D का ही, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आया तो हैफनियम आया, दोनों के बीच में 14 एलिमेंट आ गए लेंथेनॉइड्स और उनमें रेगुलर कंट्रैक्शन हुआ, उसके बाद 72 पे ये आया, तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ गया। इसका साइज उतना नहीं बढ़ पाया जितना कि बढ़ना चाहिए, क्योंकि f ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स का भी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होता है, d और f दोनों का पुअर होता है, इसलिए साइज को नहीं बढ़ा पाए। साइज को नहीं बढ़ा पाए तो 5D और 4D के अंदर एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम आ गया। तो क्वेश्चन यहीं पे पूछे जाते हैं कि अप टू डाउन साइज बढ़ना चाहिए, फिर 4D और 5D के एलिमेंट्स का साइज लगभग सेम होता है। रीजन दिस। एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है गैलियम से। रीजन दिस। लेंथेनाइड में रेगुलर कंट्रैक्शन होता है। रीजन इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन इनर 4f ऑर्बिटल्स एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज्ड एंड साइज डिक्रीज्ड इन आयनिक केस रेगुलर। तो ये था पीरियोडिसिटी, ये थे एटॉमिक साइज। यहाँ पे मैंने कंप्लीटली सब कुछ बता दिया जो पूछा जाता है, आपको इसको तैयार करना है। थैंक यू। इसके बाद नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हम लेंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल नेक्स्ट लेक्चर में।